मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस विजनरी बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। विश्व की जैसी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह इमर्ज हुआ है और आज का जो बजट है, इस बजट के परिणाम स्वरूप भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को। रेलवे के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन किया है और इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। जिस तरह की जनसाधारण की आकांक्षाएं हैं और देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को जो कम करना है, उसमें रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही अत्यावश्यक था। 2,40,000 करोड़ का रेलवे के लिए एलोकेशन हुआ है। आज से 10 साल पहले ये 22,000, 23,000, 35,000 के आसपास होता था। तो बहुत सिग्निफिकेंट जंप है, 40,000 के आसपास होता था। बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट जंप है अभी ये। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? सबसे पहले पैसेंजर एमिनिटीज़, पैसेंजर्स के लिए स्टेशन, ट्रेन और सेफ्टी, ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्टेशंस में अमृत भारत स्टेशन में स्कीम में करीब 1275 स्टेशनों का डेवलपमेंट किया जाएगा। ये जो एलोकेशन हुआ उससे बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वो भी है इसमें। मीडियम साइज़ के स्टेशन है जैसे जोधपुर है, पुरी है, भुवनेश्वर है, और जो छोटे स्टेशन होते हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं, उन सब स्टेशन को भी इसमें डेवलप किया जाएगा। वंदे भारत का आपने देखा ये किस तरह से पैसेंजर्स ने इसको बहुत ही सराहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन को बहुत ही इसमें सबने सराहा कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन हिंदुस्तान में सबको मिली है। अब वंदे भारत ट्रेन का सीरियल प्रोडक्शन चालू हो गया है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है। अब हर 7-8 दिन के अंदर एक नई ट्रेन निकल रही है, तो इसको और रैंप अप किया जाएगा। 2 और नई जगह वंदे भारत का प्रोडक्शन चालू होगा, सोनीपत में और लातूर में। अभी चेन्नई में हो रहा है, सोनीपत और लातूर में भी इसका प्रोडक्शन जल्दी चालू होगा और उसके बाद में रायबरेली में भी इसका प्रोडक्शन चालू होगा। तो अब इस तरह से रैंप अप करेंगे जिससे कि बहुत जल्दी हफ्ते में 3 या 4 गाड़ियाँ मिलती जाए। तो उस तरीके से रैंप अप इसको करना है प्रोडक्शन को। और देश भर में वंदे भारत से एक जो बहुत पॉजिटिविटी आई है, उसका पब्लिक जनसाधारण को, पैसेंजर्स को उसका लाभ मिलना चाहिए। कवच में पिछले बजट में 3,000 किलोमीटर का टारगेट दिया गया था, 4,000 किलोमीटर का काम टेकअप ऑलरेडी हो गया है। इस साल 5,000 किलोमीटर और टेकअप करेंगे। बहुत बड़ा इसमें डेवलपमेंट एक हो रहा है कि दुनिया भर अभी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जाता है, यूएचएफ फ्रीक्वेंसी पे दुनिया भर में सिस्टम है। हम लोगों ने, रेलवे ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये संकल्प लिया है कि कवच हमारा वर्ल्ड में बेस्ट बने। उसके लिए ऑलरेडी कवच को 5G पे माइग्रेट करने का काम चालू हो गया है, तो वो डेवलपमेंट भी इस साल कंप्लीट होगा। इस साल आपने बजट में देखा ग्रीन ग्रोथ पे बहुत एम्फेसिस दिया गया है, टूरिज्म पे बहुत एम्फेसिस दिया गया है। ग्रीन ग्रोथ की इसी थीम में रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन का डेवलपमेंट होगा। इस साल के दिसंबर तक, 2023 के दिसंबर तक हाइड्रोजन ट्रेन रेडी होगी। फिर हेरिटेज जो सर्किट्स है वहाँ से आरंभ करेंगे, उन सब में हाइड्रोजन ट्रेन लगाएंगे। प्लस सोलर के मेगा पावर प्लांट्स का इस वर्ष में डेवलपमेंट होगा, जिससे कि 2030 तक नेट जीरो का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो। साथ ही साथ टूरिज्म को जो थीम दिया गया इस बजट में, उसी कड़ी में बहुत ही अच्छे जो सक्सेसफुल हमारा भारत गौरव सर्किट है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अपना विजन दिया था कि भारत के कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए रेलवे एक बड़ा माध्यम बने, भारत की संस्कृति को एक्सपीरियंस करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बने। तो उसी कड़ी में रामायण एक्सप्रेस, जगन्नाथ सर्किट, शिरडी साईं बाबा की सर्किट, तो वो सब चले हैं। बहुत अच्छे उसका बहुत अच्छा उसको रिस्पांस मिला है। काशी विश्वनाथ सर्किट, इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब इस तरह की और कई नई ट्रेन चलाई जाएगी। गुरु कृपा सर्किट है, इस तरह से बहुत सारे सर्किट्स है। अम्बेडकर जी की जो 5 महातीर्थ हैं, उन सबको कवर करने वाला एक सर्किट है। इस तरह के कई सर्किट बने हैं, उनको एक एक करके इस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है जी। अगर हम एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर लेते हैं तो वो करीब 3.5 आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे लोगों की स्टडीज़ हैं। रेलवे का मल्टीप्लायर करीब करीब 5 है, यानी 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उसका 5 गुना यानी 12 लाख करोड़ का, 12,50,000 करोड़ का इसमें इम्पैक्ट आता है। यानी रोज़गार जो इससे जनरेट होता है, वो रोज़गार करीब करीब अंदाज़न आएगा करीब करीब 50 लाख के आसपास रोज़गार इससे जनरेट होगा। मैसिव इससे रोज़गार जनरेट होगा। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, उनका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। साथ ही साथ रेलवे में अपने आप में भी 1,45,000 एम्प्लॉयमेंट का काम चल रहा है। बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है और आप विश्वास करोगे 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स। एंड टच वुड, पीएम साहब ने जिस तरह का एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका काम करने का बनाया है, इस ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत अच्छी मिसाल है। कहीं कोई पेपर लीक नहीं, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं, एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। ऑलरेडी लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 की कंप्लीट हो चुका है, उनको एम्पैनलमेंट हो चुका है उनका कंप्लीट। लेवल 2 और लेवल 1 का बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। तो 1,45,000 के आसपास रोज़गार इस बार रेलवे में अकेले में डायरेक्ट रेलवे के अंदर गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से दिया जा रहा है। और पूरी रेल परिवार अगर हम देखें तो इसमें बहुत मैसिव रोज़गार जनरेट हो रहा है। बिल्कुल सर, थोड़ा फोकस आईटी मिनिस्ट्री पर भी करना चाहूँगी। लगातार सरकार का डिजिटल एडवांसमेंट पर बहुत ज़्यादा एक फोकस रहा है। इस बार के बजट पे भी देखें तो सबसे पहले मैं पिकअप करना चाहूँगी, हालांकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए है, जो बात की गई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर।
उसमें आप किस तरह का आगे रोड मैप देखते हैं अपने मंत्रालय की तरफ से? प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के पावर को सारी दुनिया ने स्वीकारा है। अभी डेवोस में भी हर कोई डिजिटल इंडिया की बात कर रहा था और लोग आश्चर्यचकित है कि भारत ने किस तरह से इतनी बड़ी डिजिटल कैपेबिलिटी डेवलप की है। ये जो मॉडल बना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिसमें गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बना के दे और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ सके, इंस्टीट्यूशंस जुड़े, स्टार्टअप्स जुड़े, स्टूडेंट्स जुड़े, किसान जुड़े, हर कोई जुड़े। ये एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बना है, इसी मॉडल को पेमेंट में अच्छा सक्सेसफुल हुआ, हेल्थ केयर में अच्छा सक्सेसफुल हुआ ये। अब इसको एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में, कई सेक्टर्स में लगाया जाएगा। तो एग्रीकल्चर में बहुत विस्तृत में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में अपने भाषण में इसका उदाहरण दिया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। जब प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का संकल्प दिया था देश को, तब लोग क्या क्या बोलते थे, लेकिन आज उनके सामने एक मिसाल है। हिंदुस्तान मोबाइल फ़ोन का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन के निकला है और हिंदुस्तान में जो मोबाइल फ़ोन उपयोग में आते हैं 99% भारत में बनते हैं, 99%। तो आज बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण उसके लिए स्टेप लिया गया है कंपोनेंट इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। मुझे विश्वास है आज जो $9 बिलियन का एक्सपोर्ट मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन्स का है, वो आज के इस बजट के अनाउंसमेंट के कारण, बजट में पॉलिसी चेंज करने से कम ये अगले 1.5 से 2 वर्षों के अंदर अंदर 9 बिलियन से 17-18 बिलियन तक पहुंचेगा। इतना मैसिव रोजगार, एक एक फैक्ट्री में 60-60 हज़ार लोग, इस तरह का बहुत मैसिव है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये आप अगर देखोगे, ये एक टर्निंग ईयर है, टर्निंग पॉइंट है, एक जिसको हम वाटरशेड इवेंट बोलते हैं। चैट जीपीटी एआई का जो सिस्टम है, तो भारत ने, आप तो जानती हैं, भारत एआई में 1 नंबर पे माना जाता है टैलेंट कंसंट्रेशन में विश्व भर में। और अभी ग्लोबल जो एआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लीडरशिप भी भारत को दी गई है। तो टोक्यो में बहुत जल्दी उसकी मीटिंग्स आरंभ होने वाली है। तो 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एआई के डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि एआई का उपयोग हम अपने दैनंदिन जीवन में किस तरह से कर सकें, सोसाइटी में क्या उसके बेनिफिट्स मिल सकें, हमारे एक जो ईज़ ऑफ लिविंग है वो कैसे हो सके, उस सब पे ध्यान दिया जाएगा। और 5G साथ ही साथ 5G डिजिटल, ये सब के सब एक साथ मिले हुए हैं। तो 5G के लिए रोल आउट तो आपने जाना ही है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। 1 अक्टूबर को पीएम साहब ने लॉन्च किया था, 31 मार्च तक टारगेट हमने लिया था कि 200 शहरों को कंप्लीट करेंगे। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा, हम फरवरी के फर्स्ट वीक में हैं, ऑलरेडी 200 से अधिक शहर कवर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रोल आउट है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आज बजट में 5G की 100 लैब्स क्रिएट करने का टारगेट दिया गया। ये हिंदुस्तान को, आत्मनिर्भर भारत को एक जो टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाने का सपना है, उस सपने के प्रति एक बहुत बड़ा स्टेप है। सर, आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूँगी, एज अ सिटीजन, जो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की बात की गई है, एज अ सिटीजन वो हमारे लिए क्या है? नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बेसिकली नॉन पर्सनल डेटा के लिए, जैसे वेदर का डेटा है, जैसे ट्रैफिक का डेटा है, जैसे क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका डेटा है, तो ये नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड है। नॉन पर्सनल डेटा बहुत सारा गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों में लंबे टाइम से कलेक्ट होता आया है। उस डेटा को यूज़ करके कैसे हम सिटीजन्स तक अच्छी सर्विसेज पहुंचाएं। जैसे मान लो किसानों तक करेक्ट वेदर की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो क्या हम, हमारे पास वेदर का जो पुराना डेटा है 50-60 वर्षों का, क्या उस डेटा को लेके ऐसे अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं जिन मॉडल्स में एआई हो, एमएल यूज़ हो, वो सब यूज़ करके कैसे हम किसानों तक एकदम रियल टाइम करेक्ट वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, कैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है, उसके लिए करेक्ट स्ट्रैटेजी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को मिल सके। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो नॉन पर्सनल डेटा। एब्सोल्युटली राइट टाइम। देखिए, हिंदुस्तान आज दुनिया का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। प्रधानमंत्री जी ने जो पॉलिसीज़ रखी हैं, उन पॉलिसीज़ को जिस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके परिणाम स्वरूप आज विश्व में जैसी भी परिस्थितियां हों, हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट बना है और हिंदुस्तान अब वर्ल्ड का, विश्व का ग्रोथ इंजन बन गया है।